हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, हम प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, हम अलग अलग एपिमर्स देखेंगे, हम देखेंगे कि कायरलिटी क्या होती है शुगर की, आपकी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होते हैं, कहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लगता है, कीटोन किसको बोलते हैं, एल्डिहाइड किसको बोलते हैं। तो काफ़ी कुछ देखने वाले हैं इस लेक्चर में। और हम सबसे बड़ी बात देखने वाले हैं कि अब के टाइम में एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है आपका, बट जो है कार्बोहाइड्रेट्स में कंप्लीट होने वाला है। इससे बाहर वैसे तो कुछ पूछा नहीं जाता, बट थोड़ी बेसिक नॉलेज अगर आपको होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा एडवांस पे लेकर के चलूँगा। ठीक है ना, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको एडवांस पे लेकर के चलूँगा। देखो, मैं इस लेक्चर को ऐसे स्टार्ट करूँगा कि पहले आपको थोड़ा सा एडवांस पे स्टार्टिंग में एडवांस पे पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं थोड़ा नीचे आऊँगा डाउन पे। ठीक है ना, फिर मैं आपका बेसिक उठाऊँगा और बेसिक से फिर आपका एडवांस पे लेकर के जाऊँगा। बट 2-3 जो आपके थोड़ा सा रहेगा 5 मिनट का, वो मैं थोड़ा आपको एडवांस बताने वाला हूँ। हो सकता है आपके सिर पे को बाउंस जाए, ठीक है ना। तो बट आगे आपकी समझ में आने वाला है, क्योंकि उन शब्दों का यूज में जब लास्ट मतलब आपको जब बेसिक बताऊंगा तब करूंगा, और तब मैं उनका मतलब आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो आइए चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, तो वैसे तो आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट्स को दूसरे शब्दों में हम सैकराइड भी बोल देते हैं। ठीक है ना, और सैकराइड का मतलब होता है स्वीटनेस, यानी कि मीठा या फिर शुगर। बट एवरी कार्बोहाइड्रेट्स इज़ नॉट ए शुगर। ठीक है ना, यानी कि आपका जो है प्रत्येक कार्बोहाइड्रेट जो है मीठा नहीं होता, क्योंकि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जो हमको एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है ना, तो हम आगे देखने वाले हैं कि कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स किस प्रकार से क्लासिफिकेशन उनका होने वाला है। ठीक है ना, देखो अब इसको जो है कार्बोहाइड्रेट्स नाम कैसे पड़ा वो देख लो थोड़ा सा। ये भी 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, कार्बो प्लस हाइड्रेट्स। कार्बो का मतलब होता है आपका कार्बन, कार्बो का मतलब होता है आपका कार्बन, यानी कि H2O। ठीक है ना, H2O मतलब वाटर मतलब हाइड्रेट्स। ठीक है ना, H2O। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है कि कार्बन का जो है एटम रहता है, यानी कि कार्बन का हाइड्रेट्स कहलाता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपका CH2O बना है। ठीक है ना, कौन सा ग्रुप बना है, CH2O। यानी कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या पाया जाने वाला है, कार्बन पाया जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाएगा एंड ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये 3 ग्रुप, ये 3 एटम आपके पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। बट जब हम सिंथेसिस देखते हैं, जब हम डेरिवेटिव्स देखते हैं इसके, तो याद रखना वहाँ पर नाइट्रोजन भी आपका पाया जाता है एंड सल्फर भी आपका पाया जाता है। ठीक है ना, बट वो कंडीशन दूसरी होती है। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, हम आगे देखने, हम एक्चुअली मेटाबॉलिज्म में बात करेंगे। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स के डेरिवेटिव्स की हम मेटाबॉलिज्म में बात करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर अब कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब आपको पता लग गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपका 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ, कार्बन प्लस हाइड्रेट्स, यानी कि कार्बन प्लस वाटर। और इसलिए इसको हम कहते हैं कि कार्बन का हाइड्रेट्स आपके कहलाता है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है ना, इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात। तो चलिए कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट करते हैं, और जो कि है डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। बट डेफिनेशन से पहले मैं आपको यहाँ पर एक सलाह देने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, वो सलाह ये है कि जब कभी भी आप वीडियो लेक्चर देखो, तो जो वीडियो का रिजोल्यूशन क्वालिटी है वो थोड़ा इंक्रीज कर लिया करो। ठीक है ना, क्वालिटी अपनी 720 में करके देख लिया करो। देखो 720 में देखोगे तो रिजोल्यूशन अच्छा आएगा, पिक्सल नहीं फटेंगे। ठीक है ना, और आपको भी इंटरेस्ट आएगा। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे हिसाब आप चाहे 144 में करके देखो या फिर आप 720 में करके देखो, तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है यहाँ से। बट ये है कि आपको जो है बेनिफिट होने वाला है इसका। 720 में करके देखोगे तो आपका ही फ़ायदा है, क्वालिटी अच्छी आएगी, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है ना, तो चलिए बस यही बात बतानी थी आपको। बाकी आपकी इच्छा है, आप 720 में देखो या फिर 144 में देखो। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं ज़्यादा तो आपकी वीडियो देता नहीं हूँ, दिन में एक लेक्चर दे दिया या फिर मैक्सिमम 2 लेक्चर दे दिया। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो, ज़्यादा मतलब 720 में भी करके देख सकते हो मेरे लेक्चर को, इससे आपका ही फ़ायदा है।
और ज़्यादा बड़े लेक्चर भी नहीं रहते, नहीं तो आपके 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर रहते हैं CSIR के लिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लेक्चर भी आपका 1 घंटा या फिर 1.5 घंटे का ही बनाता हूँ और मैं उसी में आपका सब चीज़ कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। ये लेक्चर भी आपका काफ़ी लंबा जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक चलने वाला हूँ। तो चलिए आइए ज़्यादा बात ना करते हुए डेफिनेशन पर देख लेते हैं कि डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की क्या होती है। तो याद रखना, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वे आपका पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है ना। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वे कैसे होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। अब इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है कि क्या आपका पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होता है, तो वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा बहुत डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर इसेंशियली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हम देख चुके हैं कि कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है ना। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड वाटर हैव ए कंपोजिशन ऑफ CH2O का आपका ब्रैकेट N, ठीक है ना। अब इस N का मतलब क्या होता है, तो जब हम डाइसैक्राइड्स पॉलीसैक्राइड्स पढ़ेंगे तब हम इस N का मतलब जानेंगे, ठीक है ना, कि इस N का मतलब क्या होता है। अभी केवल इतना याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं आपके हाइड्रेट्स यानी कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है ना, इतनी बात याद रख लो। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं आपका पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड के हो सकते हैं या फिर आपका कीटोन यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के हो सकते हैं या फिर उनके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। अब देखो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि मान लो किसी जैसे कि आपका डाइसैक्राइड्स है या फिर आपका मोनोसैक्राइड्स है। डाइसैक्राइड्स क्या होते हैं, मोनोसैक्राइड्स क्या होते हैं, हम आगे बात करेंगे। तो अब इनसे ही आपका कोई से दूसरा शुगर बनेगा, ठीक है ना, इनसे ही दूसरा शुगर बने तो उसको बोला गया डेरिवेटिव्स। लाइक अमाइनो एसिड, अब एक अमाइनो एसिड से दूसरा अमाइनो एसिड बन रहा है तो उसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। यानी कि डेरिवेटिव्स हम किसको बोलते हैं कि जब हम उसी जो आपका जो भी सब्सटेंस है वहीं से कोई चीज़ ड्राइव करें, वहीं से किसी चीज़ का फॉर्मेशन करें, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं उसके डेरिवेटिव्स। इतनी बात याद रखना। अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या होते हैं, तो आगे बात करेंगे, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स हैव द फॉलोइंग बेसिक कंपोजिशन। जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसकी जो बेसिक कंपोजिशन क्या होती है, CH2O यानी कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन। हाइड्रेट ऑफ कार्बन इसका होल ट्वाइस मतलब जो इसका ब्रैकेट N है, ठीक है ना। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर आपका H बॉन्ड C बॉन्ड OH। आपको पता होगा कार्बन के पास आपकी कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, ठीक है ना। एक इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका कार्बन है, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बात करेंगे और अच्छे से देखने वाले हैं स्ट्रक्चर को हम। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अब देखो क्लासिफिकेशन वैसे तो हम आगे देखने वाले हैं, बट ये मैंने डायग्राम आपके रख दिए थे। ये जो है आपके ये कहलाते हैं मोनोसैक्राइड्स, ये कहलाते हैं आपके मोनोसैक्राइड्स, ये हैं आपके डाइसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स क्या होते हैं कि देखो भाई जो हमारा हाइड्रेट ऑफ कार्बन है ना उसको हम दोबारा से हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। यानी कि जो हमारा कार्बन का हाइड्रेट्स है उसको हम हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। यानी कि वही आपकी सिंपल फॉर्म्स है, वही आपकी शुगर की यूनिट है। लाइक ग्लूकोज को हम अब नीचे नहीं तोड़ सकते। अगर ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमको एटम मिलेंगे, कोई सा भी ग्रुप नहीं मिलने वाला, ठीक है ना, कोई सा ग्रुप नहीं मिलने वाला, हमको केवल एटम मिलेंगे। तो इसलिए हम ग्लूकोज को और नीचे तक नहीं तोड़ सकते। तो याद रखना आपकी जो मोनोसैक्राइड्स, जितने भी मोनोसैक्राइड्स होंगे वे ही आपकी बेसिक यूनिट होती है शुगर की। अब मोनोसैक्राइड्स में क्या क्या आते हैं आपके, ग्लूकोज आते हैं, फ्रक्टोज आते हैं, गैलेक्टोज आते हैं, डीऑक्सीराइबोज आते हैं, राइबोज आते हैं। तो बेसिकली हम इन सबको आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर याद रखना ये आपके डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज जो होते हैं ये हम पीछे न्यूक्लियोटाइड में देख चुके हैं। यानी कि ये कैसी आपके शुगर है, ये है आपकी पेंटोज शुगर, जबकि ऊपर वाली हेक्सोज शुगर होती है। देखो ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोलोज, इनका क्या मतलब होता है हम आगे समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद सम कॉमन डाइसैक्राइड्स क्या होते हैं, लाइक माल्टोज, सेलुलोज, इसके साथ साथ लैक्टोज, सुक्रोज, ये सब कैसे होते हैं आपके डाइसैक्राइड्स में आते हैं, ठीक है ना।
तो हमें और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, इनके फंक्शन पढ़ने हैं, इनकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। अभी वैसे और भी काफ़ी कुछ है आगे बताने के लिए आपको, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं थोड़ा एडवांस पर चलूँगा स्टार्टिंग में, फिर आपको बीच में से जो है बेसिक से लेता हुआ चलूँगा, ठीक है ना। तो आइए और देख लेते हैं। तो हमने मोनोसैकेराइड्स देखा, डाइसैकेराइड्स देखा, अब ये डायग्राम आपका पॉलीसैकेराइड्स का। पॉलीसैकेराइड्स बेसिकली हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है एंड हमारा जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। अब उसके एग्जाम्पल क्या है, लाइक काइटिन हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है, इसी के साथ साथ ग्लाइकोजन्स हो सकते हैं हमारे, ठीक है ना। तो ये सब हमारे हो सकते हैं। याद रखना ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, ये डायग्राम में जितना भी यहाँ पर मटेरियल रखा है ये सब आपका स्टार्च है। ये क्या है, ये सारा का सारा आपका स्टार्च है। जितनी भी आप वेजिटेबल्स खाते हो, ठीक है ना, जितनी भी सब्जी खाते हो, फल खाते हो, उन सब में स्टार्च पाया जाता है, ठीक है ना। उन सब में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। तो हम आगे बात करेंगे वैसे तो यहाँ पर आप पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल याद रख लेना। काइटिन होता है आपका, स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, और इसके साथ साथ आपका और क्या होने वाला है, लाइक ग्लाइकोजन्स हो सकते हैं आपके, ठीक है ना। तो हम आगे बात करने वाले हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो चलिए एक कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि किस प्रकार से हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट्स को हम मेनली 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड्स, सेकंड इज डाइसैकेराइड्स एंड थर्ड इज पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है ना। तो मोनोसैकेराइड्स का क्या मतलब होता है कि देखो कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर हम हाइड्रोलाइसिस ना कर सके, यानी कि सिंपलर फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपलर फॉर्म जो कहलाती है वो कहलाती है आपकी मोनोसैकेराइड्स, ठीक है ना। मोनोसैकेराइड्स मतलब जिसको हम फर्दर डिवाइडेड या फिर हाइड्रोलाइसिस ना कर पाए, ठीक है ना। इसमें अब कौन कौन आते हैं, लाइक ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोसेस। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो ट्रायोज का मतलब होता है 3, यानी कि 3 कार्बन जिसमें पाए जा रहे हैं वो कहलाता है आपका ट्रायोज। जिसमें आपके 4 कार्बन पाए जा रहे हैं वो कहलाएगा आपका टेट्रोज। जिसमें आपके 5 कार्बन पाए जा रहे हैं वो कहलाएगा आपका पेंटोज। जिसमें 6 कार्बन पाए जा रहे हैं वो कहलाएगा हेक्सोज, एंड जिसमें आपके 7 कार्बन पाए जा रहे हैं वे कहलाएगा आपका हेप्टोज, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्बन कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, यानी कि C3 से C7 तक हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर 3 कार्बन से लेके और 7 कार्बन तक आते हैं आपके किस में, मोनोसैकेराइड्स में, ठीक है ना। मोनोसैकेराइड्स में आपके 3 कार्बन से लेकर के 7 कार्बन तक आते हैं आपके मोनोसैकेराइड्स में। अब इनके एग्जाम्पल आपको ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्पल से पूछा जाता है। जैसे कि ट्रायोज का जो एग्जाम्पल है, पहला है ग्लिसरल एल्डिहाइड। जब हम फैटी एसिड पढ़ेंगे तब वहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से एसिड प्लस ग्लिसरल एल्डिहाइड मिलकर के आपका जो है लिपिड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना। तो जो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो कैसा होता है, ट्रायोज कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इसके बाद डिहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसको हम ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में देखने वाले हैं, ठीक है ना। टेट्रोज में आपका इरेथ्रोज आता है और इसके बाद अरेबिनोज आता है, ठीक है ना। यानी कि इरेथ्रोज एंड आपका अरेबिनोज। ये इरेथ्रोज जो होता है आपका ब्लड में पाया जाता है, ठीक है ना, ब्लड में आपका पाया जाता है। अरेबिनोज आपका जो है प्लांट में पाया जाता है। पेंटोज में आपका कौन कौन आता है, राइबोज एंड आपका जाइलोज। राइबोज क्या होता है कि आपको, जिसमें हमने डीएनए जो हमने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा था उसमें देखा था कि हमने डीऑक्सी राइबोज पाया जाता एंड आपका राइबोज पाया जाता जाया जाता आपका आरएनए में। जाइलोज आता है आपका पेंटोज में, ठीक है ना। हेक्सोज में आपका ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, गैलेक्टोज आता है। इसके साथ साथ आपके काफ़ी सारे कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। हेप्टोलोज में याद रखना सीडोहेप्टोलोज हेप्टोजेस का एक एग्जाम्पल है। इन्होंने बाद में ES लगा रखा है। ES का यहाँ पर मतलब होता है, देखो आप एक बात समझना, अगर किसी ग्रुप के पीछे ES लग गया तो उसका मतलब है बात चल रही है आपकी शुगर की, ठीक है ना। ये पहचान होती है। जैसे एंजाइम की पहचान क्या है, ASE अगर किसके पीछे लग गया, किसी के भी पीछे, ये इसी प्रकार से जो शुगर की पहचान होती है, अगर किसी के पीछे ES लग गया यानी कि वो शुगर हो सकता है, ठीक है ना, वो शुगर हो सकता है।
तो मोनोसैकेराइड्स आई होप आपको अब याद हुए होंगे। तो मोनोसैकेराइड्स को मत भूलना, मोनोसैकेराइड्स को ही याद रखना है। अब इनमें भी आपके ये एल्डोज हो सकते हैं, याद रखना। ये जो आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये एल्डोज हो सकते हैं या फिर कीटोन हो सकते हैं, ठीक है ना, कीटोज हो सकते हैं। तो एल्डोज क्या होते हैं? एल्डोज आपका अगर आपको पता हो तो जो एल्डोज ग्रुप होता है यानी कि आपका CHO को बोल देते हैं आपका एल्डोज ग्रुप। यानी कि जो आपका शुगर होगी उसमें एल्डोज ग्रुप पाया जाता है तो उसको बोलते हैं एल्डोज शुगर। अगर कीटोन यानी कि आपका C+O ग्रुप अगर पाया जा रहा है तो उसको बोलेंगे कीटोज शुगर, ठीक है ना। यानी कि किसी भी शुगर में अगर एल्डोज ग्रुप पाया जा रहा है तो उसको बोलेंगे एल्डोज ग्रुप यानी कि एल्डोज शुगर, और अगर C+O कीटोन पाया जा रहा है तो उसको बोलेंगे कीटोज शुगर, ठीक है ना। ये जो आपका एल्डोज शुगर, जो आपका एल्डोज ग्रुप होता है ये सबसे ऊपर यानी कि एक्सटर्नल पाया जाता है। ये कैसा पाया जाता है? ये किसी भी शुगर में एक्सटर्नल पाया जाता है, तो आपको इस बात का याद रखना है। बट ये आपका C+O जो होता है ये आपका इंटरनल पाया जाता है। ये कैसा पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका इंटरनल। आगे हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं तब आपको पता लगेगा कि इंटरनल कहाँ पर पाया जा रहा है और ये आपका एक्सटर्नल कहाँ पर पाया जा रहा है। तो ये इतनी कहानी थी आपकी मोनोसैकेराइड्स की। आपको इसके एग्जाम्पल याद होने चाहिए, जितने एग्जाम्पल यहाँ, वैसे तो देखो एग्जाम्पल आपके काफ़ी सारे हैं बट कम से कम ये तो याद होने ही चाहिए, ठीक है ना, इनके नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद अब इनको देखो, मोनोसैकेराइड्स को हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आते हैं डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं कि जब आपके कोई भी दो मोनोसैकेराइड्स, याद रखना, कोई भी दो मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलते हैं तो वे बनाते हैं डाइसैकेराइड्स। और वे आपस में जब मिलेंगे तो वहाँ पर लगेगा एक बॉन्ड। जब वो बॉन्ड लगेगा तो उस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उस बॉन्ड का नाम क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में न्यूक्लियोटाइड में बताया था कि आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है? C+O+C, यानी कि ये जो आपका है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है ना। एल्डिहाइड जो आपका, देखो पीछे मैंने आपको क्या बताया था न्यूक्लियोटाइड में कि आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा है, फास्फोएस्टर बॉन्ड कौन सा है, फास्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड कौन सा है। तो आपका उनको जो स्ट्रक्चर है वो याद होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि फास्फोएनहाइड्राइड का बॉन्ड क्या था? COP, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको याद होने चाहिए। देखो यहाँ पर मैं लेक्चर चाहे कम दे रहा हूँ बट आपको जो भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ एक एक बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल याद रखना, जैसे कि आपका लैक्टोज, ठीक है, नहीं इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ नहीं है बट मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक लैक्टोज हो सकता है आपका, सुक्रोज हो सकता है और आपका माल्टोज, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना, ये तीनों कैसे हैं आपके डाइसैकेराइड्स हैं। आगे लिखा हुआ है, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने देखा मोनोसैकेराइड्स क्या है, डाइसैकेराइड्स क्या है। जो इसमें कार्बन नंबर होता है, कार्बन नंबर याद रख लेना, 10 से लेकर के 50 तक हो सकते हैं, ठीक है ना। 10 से लेकर के 50 तक कार्बन नंबर हो सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपका पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है कि आपका जो है काफ़ी सारे डाइसैकेराइड्स या फिर मोनोसैकेराइड्स मिलकर के पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं, ठीक है ना। इसके बीच में एक और फॉर्म रहेगी जिसको हम ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं या फिर ट्राइसैकेराइड्स भी बोल देते हैं। तो देखो ट्राइसैकेराइड्स क्या होता है? ट्राइसैकेराइड्स आपके यानी कि तब ट्राई, जैसे कि नाम बता रहा है ट्राई का मतलब 3 और सैकेराइड्स मतलब 3 आपके मोनोसैकेराइड्स मिलकर के ट्राइसैकेराइड्स बनाते हैं। उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जैसे कि आपका रैफिनोज हो गया, आपका बुआइलोज हो गया, ठीक है ना, स्टार्चिलोज हो गया। तो ये आपके एग्जाम्पल है, आगे लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? यानी काफ़ी सारे आपके जो है मोनोसैकेराइड्स मिलकर के ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं। इसके बाद आते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में भी सेम होता है कि काफ़ी सारे, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है ना, काफ़ी सारे, एंड सैकेराइड्स का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर के आपके पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं आपके हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स एंड दूसरा हो सकते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स।
होमोपॉलीसैकेराइड्स का मतलब ये होता है कि आपका जो मोनोसैकेराइड्स होंगे वे केवल एक ही मोनोसैकेराइड्स होगा, बट उस एक मोनोसैकेराइड्स के काफ़ी सारे जो है वे नंबर होने वाले हैं। जैसे कि स्टार्च है, स्टार्च में आपका ग्लूकोज पाया जाता है, तो ग्लूकोज की संख्या आपकी 200 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, ठीक है ना। स्टार्च में ग्लूकोज की संख्या 200 भी हो सकती है एंड 2000 भी हो सकती है, बट केवल और केवल पाया जाएगा उसमें ग्लूकोज है, ठीक है ना। यानी कि एक ही मोनोसैकेराइड जिसमें पाया जा रहा है उसको बोलेंगे होमो का मतलब होता है एक, एंड पॉलीसैकेराइड्स का मतलब बहुत सारे, यानी कि एक ही मोनोसैकेराइड्स है बट वो काफ़ी मतलब उसकी जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब देखो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स जो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है ना, यानी कि डिफरेंट पोलोसैकेराइड्स पाए जाते हैं। जैसे कि आपका पेप्टिडोग्लाइकन है, पेप्टिडोग्लाइकन को हम म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है जब मैंने माइक्रोबायोलॉजी का सेशन पढ़ाया था आपको। इसमें क्या आता है, जैसे कि पेप्टाइडोग्लाइकन है, आपको पता होगा नैग और नैम की मिलकर के बनी होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है ना। तो बैक्टीरियल सेल वॉल आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, वो कैसी है, एक प्रकार से हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है, ग्लाइकोसो अमीनोग्लाइकन, ठीक है ना। तो इसके क्या एग्जाम्पल है, लाइक एसिड शुगर प्लस अमीनो शुगर मिलकर के आपका जो है हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स बना रहा है, यानी कि हेट्रो में डिफरेंट मोनोसैकेराइड मिलकर के नंबर भी उनका बहुत ज़्यादा होने वाला है, और भी मिलकर के कैसा बना रहे हैं, वे बना रहे हैं एक कॉम्बिनेशन, एक पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है ना। तो आपको इस बात को याद रखना है, मोनोसैकेराइड्स में आपका एक ही जो आपका होमोपॉलीसैकेराइड्स है, होमोपॉलीसैकेराइड्स में आपका एक ही मोनोसैकेराइड्स है बट उनके नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं। याद रखना पॉलीसैकेराइड्स के भी एक लिमिट होती है कि आपका 200 से लेकर के और ये कहाँ तक हो सकता है, ये आपका 250 तक, यानी कि 2500 इसमें आपका मोनोसैकेराइड्स आ सकते हैं, ठीक है ना। एक पॉलीसैकेराइड्स में आपके 200 मोनोसैकेराइड्स से लेकर के 2500 पॉलीसैकेराइड्स तक आ सकते हैं। अब देखो इनके एग्जाम्पल भी मत भूलना, जो आपके होमोपॉलीसैकेराइड्स है याद रख लेना, पहला आता है स्टार्च, दूसरा ग्लाइकोजन। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ही एनर्जी का सोर्स होते हैं, ठीक है ना, यानी कि ये हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ग्लाइकोजन एनिमल के अंदर पाया जाता है, यानी कि हमारे अंदर पाया जाता है, जबकि जो आपका स्टार्च होता है वो प्लांट के अंदर पाया जाता है। स्टार्च स्टोरेज इन प्लांट अल्फा डी ग्लूकोज, याद रखना किस फॉर्म में पाया जा रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज। ग्लाइकोजन स्टोरेज इन एनिमल्स, और किस फॉर्म में पाया जा रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज। अब अल्फा का मतलब क्या होता है, बीटा का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या है, हम आगे समझने वाले हैं। सेलुलोज एंड काइटिन जो होता है वो आपकी स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाती है, ठीक है ना। सेलुलोज प्लांट में पाया जाता है, काइटिन आपकी फंजाई में और कुछ आर्थ्रोपोड्स में पाई जाती है, ठीक है ना। सेलुलोज में क्या होता है कि प्लांट सेल वॉल बनाता है, इसमें आपका आता है बीटा डी ग्लूकोज, इसमें कौन सी शुगर आ रही है, बीटा डी ग्लूकोज। एंड आपका काइटिन में क्या आ रहा है, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइंस जो है आपका काइटिन में आ रहा है। फंगल की सेल वॉल बनाता है। तो इतनी बात याद रखना, इस डायग्राम में काफ़ी कुछ आपको बात याद रखने वाली है, ठीक है ना। तो इस डायग्राम को आप याद रख लेना। ये डायग्राम हो गया आपका। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, अब देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स के। तो चलिए आइए फंक्शन देख लेते हैं इसके, ठीक है ना। कि कार्बोहाइड्रेट्स इंस्पायर प्रोटीन्स सो दैट प्रोटीन कैन कंसंट्रेट ऑन बिल्डिंग, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग बॉडी टिश्यू इंस्टेड ऑफ बीइंग यूज्ड अप एज ए एनर्जी सोर्स। यानी कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हेल्प करता है प्रोटीन को में, ठीक है ना। तो प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करती है, बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती है, रिपेयरिंग का काम करती है, हमारे शरीर की मरम्मत करती है, यानी कि मेंटेनिंग का काम करती है। और इसके साथ साथ जब प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है तो प्रोटीन भी हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा डायरेक्ट सोर्स होता है एनर्जी का।
कार्बोहाइड्रेट्स को हम इंस्टेंट एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। टीवी पर काफ़ी सारे एड्स आते हैं जिसमें होता है कि आपको मिलेगी इंस्टेंट एनर्जी। तो जो इंस्टेंट एनर्जी होती है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, उसमें मोनोसैकेराइड्स यानी कि आपकी चीनी हो सकती है, वो ही घोल के आपको पिलाई जाती है, ठीक है ना। तो इंस्टेंट एनर्जी पाने के लिए आपने देखा होगा जब कोई पहले बीमार हो जाता था तो उसको पार्ले जी के बिस्कुट दिए जाते थे। पार्ले जी में आपका कार्बोहाइड्रेट्स ही पाया जाता था, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स को इंस्टेंट एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। फॉर फैट टू बी मेटाबोलाइज प्रोपरली कार्बोहाइड्रेट्स मस्ट बी प्रेजेंट, यानी कि जब आपका फैट का मेटाबॉलिज्म होगा, यानी कि जब आपका फैट बनता है उसके पीछे का जो मोस्ट ऑफ द रीजन है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि फैट बनाने में कौन सबसे ज़्यादा हेल्प करता है? कार्बोहाइड्रेट्स। इफ़ देर आर नॉट इनफ कार्बोहाइड्रेट्स दैन लार्ज अमाउंट ऑफ फैट आर यूज्ड फॉर एनर्जी, यानी कि जब आपके शरीर में किसी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स नहीं जा पाता तब ये जो फैट सेल्स आपके शरीर में बनी है ये ही ब्रेक डाउन होती है और ब्रेक डाउन होकर के फैट आपका कन्वर्ट होगा फिर कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है ना। कन्वर्ट होगा कार्बोहाइड्रेट्स में और तब आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी। हम जब एनर्जी का इंडेक्स देखते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि बताइए सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स या फिर प्रोटीन। तो ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि आप मुझे बताओगे कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो कहाँ से प्रोवाइड होती है, ठीक है ना। तो आपको बताना है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट इज़ नेसेसरी फॉर द रेगुलेशन ऑफ नर्व टिश्यू एंड इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन। आपको मैं एक बात बता दूँ, एक फैक्ट्स बता दूँ कि जो आपका ब्रेन होता है आपके शरीर की ऑलमोस्ट 20%, ठीक है ना, 20% एनर्जी का जो अकेला एब्जॉर्प्शन है वो आपका ब्रेन कर जाता है, ठीक है ना। इसलिए आपके शरीर में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी खर्च होती है वो होती है आपके ब्रेन के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि ब्रेन के रेगुलेशन के लिए आपका जो है जो एनर्जी सोर्स है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। सर्टेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एनकरेज द ग्रोथ ऑफ हेल्थी बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो हमारे जो इंटेस्टाइन है, जो हमारा इंटेस्टाइन फ्लोरा है, वहाँ पर आपके कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि ई कोलाई अगर है तो वहाँ पर विटामिन के का प्रोडक्शन हो रहा है बट एक लिमिट अमाउंट में, ठीक है ना, बट एक लिमिट अमाउंट में। अगर यही ई कोलाई ज़्यादा बढ़ गया तो हमें डायरिया हो सकता है, हमें और ज़्यादा बीमारी हो सकती है पेट से रिलेटेड, ठीक है ना। इसी प्रकार से सैक्रोमाइसिस सर्वेसी है, वो भी हमारे इंटेस्टाइन में अगर है अगर वो भी हमारे इंटेस्टाइन में है तो हमको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, ठीक है ना। सम कार्बोहाइड्रेट्स आर हायर इन फाइबर विच हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड लोअर द रिस्क ऑफ सर्टेन डिजीज सच एज कैंसर, हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज, ठीक है ना। देखो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जिनमें पाया जाता है आपका फाइबर्स, ठीक है ना। ये फाइबर्स पाया जाता है और ये फाइबर्स आपका क्या करता है, ये कॉन्स्टिपेशन यानी कि जो आपको कब्ज होता है उससे बचाता है और जो आपका कैंसर होता है या फिर हार्ट की डिजीज होती है उससे भी बचाता है, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स खाओ बट अच्छा वाला कार्बोहाइड्रेट्स पाओ, मतलब खाओ, ठीक है ना। जैसे कि एक गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म होता है, इसी प्रकार से आपका एक ऐसे ही गुड कार्बोहाइड्रेट्स एंड बैड कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से आपके कार्बोहाइड्रेट्स में फाइबर हो रहा मतलब है। तो फाइबर युक्त जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है वो खाना चाहिए। ये जितनी भी आप मैदा से बनी हुई चीज़ें खाते हो ना, इनमें बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता। याद रखना, जो आप अपने घर में आटा यूज करते हो ना, तो आटा अगर आप छान रहे हो तो इसका मतलब आप जो उस आटे का फाइबर है वो निकाल रहे हो। जितना आप ऊपर को जो भी आप सीरियल देखते हो ना, अनाज देखते हो, अनाज के ऊपर का जो बक्कल होता है जिसको मतलब हम आटा जब छानते हैं, छानने के बाद वो बाहर निकाल देते हैं, वही एक्चुअल फाइबर होता है आपका, ठीक है ना। वही एक्चुअल फाइबर होता है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बट आज की टेक्नोलॉजी का चल रही है, आपको मैदा के छोले भटूरे खाने हैं, मैदा की ही कोई बनी हुई पूरी खानी है, आपको जो है मतलब आटा भी आजकल कैसे खा रहे हैं, उसको छान रहे हो।
तो इसलिए आटा, अगर देखो आपको रियल में फाइबर खाना है तो आटे को मत छाना करो, ठीक है ना। थोड़ा आपको वैसे देखो आटे की सफाई करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आटे में कीड़े हो जाएं या फिर सुरसली हो जाए, इसलिए छानना पड़ता है। बट बेस्ट यही रहता है कि सबसे मतलब आपको आटा पिसवाने से पहले ही अपने जो अनाज है उसको अच्छे से धो करके तब पिसवाओ और उसको एक अच्छी जगह रखो, और उसको बिना छाने ही अगर आप मतलब ऐसे ही खाओगे तो नॉर्मल देखना आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी अच्छा रहेगा, कब्ज आपको नहीं बनेगा, ठीक है ना। आपको जितनी भी मतलब जैसे कि हार्ट डिजीज हुई या फिर कैंसर डिजीज हुई, आप उससे भी बच सकते हो, ठीक है ना। तो आप इस बात को भी याद रख लेना। इसके आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं क्लासिफिकेशन जो हम पीछे देख चुके हैं। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स का। जो हमने पीछे पढ़ा है वो पढ़ा है हमने डायग्रामेटिक। अब हम थियोरेटिकल देख लेते हैं। तो देखो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, द कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन वेदर और नॉट दे अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस एंड इफ़ दे डू ऑन द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपका अगर कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोलाइसिस हो रहा है और कितनी बार हाइड्रोलाइसिस हो रहा है उसके बेस पर जो है हम जो शुगर आपका इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि आपके बेसिकली तो 3 होते हैं, लेकिन हम 5 प्रकार भी बोल सकते हैं। कौन कौन सा, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स एंड आपका पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है ना। बट यहाँ पर बात एक ही है, चाहे आप डाई बोलो या फिर ट्राई बोलो, ओलिगो बोलो, ठीक है ना, तो बात एक ही है। तो इतनी बात याद रख लेना। तो चलो आज ये देखते हैं, मोनोसैकेराइड से स्टार्ट करते हैं कि मोनोसैकेराइड्स क्या होता है। द मोनोसैकेराइड्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी जो आपका एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स which cannot be decomposed by hydrolysis to give simpler carbohydrates. Example are glucose and fructose, both of which have molecular formula C6H12O6। यानी कि जो आपके मोर हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता उनके एग्जाम्पल है फ्रक्टोज एंड आपका ग्लूकोज, ठीक है ना। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये आपके मोनोसैकेराइड्स आते हैं, ठीक है ना। अब देखो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं। द ओलिगोसैकेराइड्स, ग्रीक शब्द होता है आपका ओलिगो, जिसका मतलब होता है फ्यू, आर कार्बोहाइड्रेट्स विच इल्ड डेफिनेट नंबर 2 से लेकर के 9 नंबर तक of monosaccharides molecule on the hydrolysis. They included like disaccharides। disaccharides में आपके 2 क्या होने वाले हैं, मोनोसैकेराइड्स होने वाले हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, लाइक सुक्रोज एंड माल्टोज। अगर आप इसका जो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। याद ना भी याद रख सको तो भी कोई बात नहीं। गाइस आज मेरी थोड़ी तबीयत ना, मेरे से गले सब नहीं बोला जा रहा, तो मैं इसको जो है, अगर मेरा देखो अभी तबीयत ठीक रही, मुझसे बोला गया तो मैं इसको अभी बना दूंगा, ठीक है ना, इसको अभी कर दूंगा। अगर नहीं तो मैं इसको आपको कल ही देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे से बोला नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे गले में जो है पता नहीं प्रॉब्लम सी आ गई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको कोई भी मैं गलत कंटेंट बताऊँ, ठीक है ना। क्योंकि देखो पीछे मैंने देखा कि मुझे यहाँ पर काफ़ी कुछ बताना था इस स्लाइड में, बट मैं आपको नहीं बता पाया। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपको मैं कुछ छोड़ करके बताऊं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।